हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा यूनिट इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जो फर्स्ट कंटेंट है मेटलर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातुओं की नेचर में किस तरह से प्राप्ति होती है, धातु नेचर में किस प्रकार से रहते हैं। धातु वैसे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, अहम होते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल के रूप में मेटल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। पृथ्वी की सतह में विभिन्न प्रकार के धातुओं की बहुतायत से मिलते हैं, और ये जो धातु होते हैं पृथ्वी की सतह में मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में दोनों ही प्रकार से मिलते हैं। खास करके मुक्त अवस्था में मिलने वाले जो धातु है उनमें जैसे सोना है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इस प्रकार की धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती है पृथ्वी के भूप्रपटी में। इस अवस्था में जो धातुएं है वो मिश्र धातुओं के रूप में भी हो सकती है। संयुक्त अवस्था में अर्थात यौगिक अवस्था में जो धातुएं हैं इनके कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ऑक्साइड आदि के रूप में मिलती है जमीन के अंदर। कुछ धातुएं बहुत अत्यधिक क्रियाशील होती है, तो वो सामान्यतः संयुक्त अवस्था में ही मिलती है। जो रेयर मेटल्स होते हैं या जो कम क्रियाशील होते हैं वो भूप्रपटी में मुक्त अवस्था में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे खनिज क्या होते हैं। जमीन के अंदर बहुत सारे, भूप्रपटी के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। इन मटेरियल्स में से कई सारे जो धातु है वो संयुक्त अवस्था में और मुक्त अवस्था में दोनों प्रकार से मिलती है। इन्हें हम एक तरह से खनिज कहते हैं। ये खनिज अधिकांशतः क्रिस्टलीय प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे और या अयस्क। अयस्क भी अपने आप में खनिज ही होते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनकी सहायता से हम बहुत कम खर्चे पे, बहुत कम परेशानी से, बहुत कम केमिकल प्रोसीजर से हम उन खनिजों से धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे खनिज जिनमें धातु की प्राप्ति ज़्यादा होती है, लब्धि प्राप्त होती है, ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। अयस्क के बाद में हम बात करते हैं धातु कर्म या जो मेटलर्जिकल प्रोसीजर है या मेटलर्जी होती क्या है। मेटलर्जी या धातु कर्म एक इस प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो अयस्क है उन अयस्कों से धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो ये जो तकनीक है ये तकनीक धातु कर्म कहलाती है या मेटलर्जी कहलाती है, जो कि इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं धातु कर्म के, और बहुत सारे उसमें शब्दावली होती है। खास करके जैसे धातु के अयस्क, और इन धातु के जो अयस्क होते हैं इनमें खास करके हम बात करेंगे लोहा के कौन कौन से अयस्क होते हैं। देखिए, लोहा के जो ऑक्साइड और होते हैं उसमें हेमेटाइट होता है, केमिकली Fe2O3 होती है। मैग्नेटाइट होता है, ऑक्साइड और होता है, ये भी Fe3O4 होता है। कार्बोनेट और जो होता है इसका वो सिडेराइट Fe2O3 होता है, FeCO3 होता है, एंड सल्फाइड जो और होता है FeS2 होता है। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है वो बॉक्साइट होता है, Al2O3 होता है। हेलाइट, क्रायोलाइट होता है, NaAlF6 होता है। ऑक्साइड क्यूप्राइट कॉपर का होता है ये। इसी तरह से कॉपर का सल्फाइड होता है जिसे हम कॉपर ब्लेड भी बोल देते हैं, CuS बोल देते हैं। इसी तरह से कॉपर पायराइटिस होता है ये, CuFeS2। तो ये जो और होते हैं ये आयरन के, एल्यूमिनियम के और कॉपर के होते हैं ये। तो इस तरह से ये सबके सब जो और होते हैं विभिन्न प्रकार के जो मेटल्स होते हैं जिनसे हम मेटलर्जिकल प्रोसीजर्स में से हम धातु निष्कर्षण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और दूसरी शब्दावली जिसे कहते हैं आधात्री या रेंज, या जैसे मैट्रिक्स ही बोल देते हैं। ये जो मैट्रिक्स जो होते हैं, इन मैट्रिक्स का मतलब होता है कुछ धातु के साथ में, धातु का जब हम निष्कर्षण करते हैं तो उसके जो अयस्क होते हैं उन अयस्कों के साथ में कुछ अवांछित पदार्थ जैसे कंकड़, बालू, मिट्टी वगैरह आदि पदार्थ मिले रहते हैं। इन पदार्थों को हम आधात्री बोलते हैं। और ये जो आधात्री है, अयस्क के ड्रेसिंग के बाद में इनको हम हटा देते हैं। अयस्क का जब प्रसाधन करते हैं, आयंस की साफ सफाई करते हैं, तो उनसे इसको आधात्री को हम हटा सकते हैं। एक और होता है इसमें फ्लस्क या गालक। गालक ऐसे अगलनीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः विभिन्न प्रकार की जो अयस्क के अंदर जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती है उनको एक तरह से हाई टेम्परेचर पर मिला के आसानी से उनको एक तरह से सेपरेट किया जा सकता है।
गालक जो पदार्थ जो होते हैं वो अयस्क में जब मिलाने से वो विभिन्न प्रकार के केमिकल ऐसे केमिकल में बदल जाते हैं जो कि एक तरह से धातु में से या धातु का जो अयस्क है उनमें से उनको सेपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। कई जो गालक होते हैं वो क्षारीय प्रकार के होते हैं, कई गालक अम्लीय प्रकार के होते हैं। तो जो गालक क्षारीय प्रकार के होते हैं, जैसे खास करके ऐसी अशुद्धियाँ जो कि क्षारीय प्रकार की होती है, खास करके मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इन क्षारीय गालकों के लिए, इन क्षारीय अशुद्धियों के लिए हम अम्लीय गालक जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है आदि का हम उपयोग करते हैं। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये गालक है, यहाँ पर ये इम्प्योरिटी है। तो इस तरह से ये जब रिएक्शन करता है धातुमल स्लैग बन जाता है। और इसी तरह से जब एसिडिक गालक होता है, वो एसिडिक इम्प्योरिटी होती है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी है, तो उसके लिए हम एक तरह से बेसिक गालक यूज़ करते हैं। ये बेसिक गालक है, तो यहाँ पर एक तरह से ये स्लैग बन जाता है, जिसे हम धातुमल बोल देते हैं, FeSiO3 बोल देते हैं, तो ये बन जाता है। तो इस तरह से जो स्लैग यहाँ पर बन रहा है वो स्लैग एक तरह से धातु से हल्का होने के कारण वो एक तरह से उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो गालक और अशुद्धियों के मिश्रण से जो धातुमल बनता है, जिसे हम स्लैग कह देते हैं, ये स्लैग एक तरह से हल्के होते हैं धातु के कारण, तो इनको हम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैकेले के प्रोसीजर्स में इस इम्प्योरिटीज को हम हटा देते हैं। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धातुकर्म के कुछ सामान्य सिद्धांत की कौन कौन से स्टेप्स सामान्यतः यूज होते हैं। पहला जो स्टेप है वो है ड्रेसिंग ऑफ ओर। अयस्क का ड्रेसिंग कैसे करते हैं। अयस्क में बहुत सारी अवांछित अशुद्धियाँ होती है, उनको हटाने के लिए हम सामान्यतः अयस्क का प्रसाधन करते हैं और ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं इस प्रक्रिया को। इसमें विभिन्न प्रकार के जो अशुद्धियाँ हैं उनको छान कर, धोकर या हाथ से बीन कर उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अयस्क का कंसंट्रेशन करते हैं। अयस्क के प्रसाधन के पश्चात उसमें बहुत सारी आधात्री या इम्प्योरिटीज होती है, उन इम्प्योरिटीज को हम एक तरह से सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हम एक तरह से ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड या चुंबकीय सेपरेशन मेथड, झाग प्लवन विधि और केमिकल सेपरेशन मेथड, इन प्रोसीजर्स की सहायता से हम करवाते हैं। तो इस तरह से इन विधि की सहायता से हम अयस्क का क्या करते हैं, सांधन कर लेते हैं। हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि एक ढलान वाली टेबल होती है, उस ढलान वाली टेबल के ऊपर हम क्या करते हैं, ओर को रख देते हैं और उसमें जो क्ले और अदर इम्प्योरिटीज होती है उनको पानी की तेज धारा के साथ में बहा देते हैं। तो वो हल्की होने के साथ पानी के साथ बह जाती है और जो ओर होता है वो ओर भारी होने के कारण यहाँ पर टेबल के ऊपर बचा रहता है। तो इस तरह से हम इनका सेपरेशन कर लेते हैं। इसी तरह से चुंबकीय पृथक्करण में भी ये जो मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, ऐसे ओर, खास करके हेमेटाइट मैग्नेटाइट टाइप के ओर जो कि चुंबकीय नेचर के होते हैं, उनको हम एक कन्वेयर बेल्ट से पे डालते हैं और मैग्नेटिक जो व्हील लगा रहता है उधर से उनका सेपरेशन आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसकी दो हीप बन जाते हैं, दो डोरी बनती है, एक अयस्क की और आधात्री की। इस तरह से दो अलग अलग सेपरेट हीप बन जाते हैं, ढेर बन जाते हैं। तो इस तरह से उनका सेपरेशन हो जाता है। झाग प्लवन विधि या फूड फ्लोटेशन मेथड, ये जो विधियाँ होती है, इन विधि की सहायता से हम क्या करते हैं, ऐसे और जो कि खास करके सल्फाइड और होते हैं, उसके लिए इस विधि का हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो चूर्णित ओर होता है या चूर्णित जो अयस्क होता है, उस अयस्क को हम क्या करते हैं, चीड़ का तेल या पानी के साथ में मिक्स किया जाता है और इस तरह से चित्र के अनुसार हम कंप्रेस एयर भेजते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर जो ओर है पानी के साथ में भीग जाता है और जो सल्फाइड ओर है, बहुत ज़्यादा झाग बनते हैं चीड़ के तेल और इसमें कुछ झाग बढ़ाने वाले जो मटेरियल्स है, खास करके सोडियम मिथाइल जेंटेट, ये हम मिला देते, जिससे झाग और ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आधात्री होता है, जैसे बेंज होता है, वो नीचे इसका डिपोजिशन हो जाता है और जो सल्फाइड ओर है वो इसके साथ में रिएक्शन करके ऊपर झाग के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इन झाग को हम आगे सेपरेट कर लेते हैं। तो इस विधि की सहायता से हम जो सल्फाइड ओर है उनको हम कंसंट्रेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल मेथड, जिसे लीचिंग भी बोलते हैं, प्रक्षालन भी कह देते हैं उसको। इस विधि में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो धातु होते हैं उनको हम केमिकल प्रोसीजर के द्वारा भी सेपरेट आउट करते हैं। खास करके बॉक्साइट जो ओर है उसके लिए इस प्रोसीजर का हम यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में करवाते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है, NaAlO3 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर NaAlO3
जब आगे हम यहाँ वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और अगेन ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम सुखाते हैं, एवोपरेशन करवाते हैं तो शुद्ध Al2O3 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये वो जो वाटर होता है इसके अंदर उसका सेपरेशन यहाँ पर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो सोपान होते हैं, स्टेप्स होते हैं इसके मेटलर्जी के। एक होता है भर्जन और निस्तापन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जो प्रक्रिया होती है, रोस्टिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से जो सांद्रित अयस्क होता है, ऐसे अयस्क जो कि खास करके सल्फाइड और होते हैं या अदर इस तरह के और होते हैं, इन और को हम क्या करते हैं कि उनके जो गलनांक है उस गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो और होता है वो और इनके ऑक्साइड्स में बदल जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में प्रक्रिया में यहाँ पर एक तरह से इनका जो ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर Cu2S है, CuS है, इसका जब आप भर्जन करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन से हम निस्तापन भी बोलते हैं। ये प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को हम उसके गलनांक बिंदु से कम उच्च ताप पर इन एब्सेंस ऑफ एयर इसको हीट करते हैं। देखिए उसमें हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। जो ओर होता है उसका यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। जैसे यहाँ पर लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को आपने हीट किया तो ये लाइम का फॉर्मेशन हुआ और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाए तो इस तरह से यहाँ पर ये कार्बन वो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो ओर है उस ओर का ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिडक्शन और अपचयन। भर्जन और निस्तापन के पश्चात जो धातु का ऑक्साइड होता है उस धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की जो विधि है वो सामान्यतः रिडक्शन कहलाते हैं। अब ये जो रिडक्शन की प्रक्रिया है इनको हम कई तरह से करवा सकते हैं। इसमें एक जो प्रोसीजर है दैट इज कार्बन के द्वारा रिडक्शन करवा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो धातु होते हैं उन धातुओं का प्रगलन या अपचयन, कार्बन के द्वारा कोई भी जो धातु है उसका अपचयन करवाने की जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग एंड प्रगलन कह देते हैं। जिंक है, आयरन है, कॉपर है, निकल है, टिन, पीवी, इस तरह के जो मेटल्स है इन मेटल्स का प्रगलन या स्मेल्टिंग हम सामान्यतः कार्बन के द्वारा ही करवाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ में जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है तो ये जिंक में कन्वर्जन हो जाता है। इसी तरह से इसका फेरिक का ऑक्साइड है, जब कार्बन के साथ में इसका रिडक्शन करवाया जाता है तो इसका कन्वर्जन Fe में हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ जाती है। हाइड्रोजन के द्वारा भी हम रिडक्शन करवाया जाते हैं। जैसे मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम को जब हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाया जाता है तो इस तरह से ये हो इसमें मोलिब्डेनम में कन्वर्ट हो जाता है। हम एल्यूमिनियम के द्वारा भी इसमें रिडक्शन करवा सकते हैं। जैसे ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ में रिडक्शन करेगा, ये क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से मैग्नीज भी हम एल्यूमिनियम के द्वारा रिड्यूस करवा सकते हैं। एक और नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वो ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन एक इस प्रकार की प्रक्रिया, इसमें धातु के जो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अपने आप में स्वतः अपघटित होकर के धातु में बदल जाते हैं। जैसे Cu2S है, Cu2 है, आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो ये कॉपर में इसका कन्वर्जन हो जाता है, SO2 बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रो रिडक्शन। ये विधि की सहायता से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्षार धातु होती है उन क्षार धातुओं में खास करके उच्च धनुविद्युत जो धातु होती है वो मुख्य रूप से जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये जो मेटल्स है ये मेटल्स आसानी से विद्युत अपघटित होकर धातु में बदल जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaNCl में इसका कन्वर्जन होता है तो कैथोड के ऊपर Na प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सोडियम का फॉर्मेशन होता है और एनोड पर सामान्यतः वहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो एक तरह से क्लोरीन वहाँ से बाहर आ जाती है एनोड के ऊपर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर धातु का शुद्धिकरण। इन सभी स्टेप्स के द्वारा हमने धातु को बना लिया। अब धातु को बनाने के बाद में उस धातु का हम किस तरह से शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करने की हमारे पास में कई सारी टेक्निक्स होती है। उन टेक्निक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं द्रवीकरण।
ये एक इस प्रकार की विधि है जिसमें हम कम गलनांक वाली धातुओं के लिए शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं। इसमें खास करके टिन और लेड जो धातु होती है उनको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं धीरे धीरे करके। तो उसमें क्या होता है कि शुद्ध धातु पिघल करके निचली सतह पर इकट्ठा हो जाती है और अशुद्धियाँ जो होती है वो सामान्यतः परावर्तनीय जो भट्टी होती है उसके ऊपर की सतह पर ही रह जाती है। तो सामान्यतः ये प्रोसेस हम परावर्तनीय भट्टी में करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आशोधन या डिस्टिलेशन। ये इस विधि की सहायता से हम क्या करते हैं, कुछ धातु खास करके जैसे मरकरी है, कैडमियम है, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं ये वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं और इनकी जो वेपर्स होती है, वाष्प होती है, उनको हम एक तरह से ठंडा करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं संयत करके। तो ये भी एक प्रोसीजर है डिस्टिलेशन वाला भी। विद्युत अपघटन विधि, इस विधि की सहायता से हम धातु का शुद्ध करने की अच्छी विधि है ये, और इसमें इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो जिस धातु को आपको शुद्ध करना है उस धातु का हम पतला कैथोड बनाते हैं, ठीक है। और जिस धातु को आपको जो अशुद्ध धातु है उस अशुद्ध धातु का पतला मोटा एनोड बना लेते हैं। फिर हम उसमें एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे करके जो एनोड का मेटल है जो कि अशुद्ध है वो धीरे धीरे करके घुल करके और कैथोड पर उसका डिपोजिशन होता चला जाता है। तो खास करके जैसे AgU, AU, Al आदि इस विधि से हम शुद्ध कर सकते हैं। अब एक और टेक्निक है इसमें जो कि बहुत अच्छी टेक्निक होती है, वो होती है क्षेत्र रिफाइनिंग और जोन रिफाइनिंग। ये जो विधि होती है इस विधि में हम क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु है इसकी सबसे पहले हम एक ठोस छड़ बना लेते हैं और इस ठोस छड़ को एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में रख करके हम एक चलायमान हीटर की सहायता से उसको गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है धातु पिघलती रहती है और ठंडी होती है और उसका धीरे धीरे करके जो शुद्ध धातु है उसका क्रिस्टलीकरण होना स्टार्ट हो जाता है और जो अशुद्धियाँ होती है वो अशुद्धियाँ इस चलायमान हीटर के साथ में संलग्न एक गलित जोन होता है उसमें चली जाती है और से जो धातु है वो शुद्ध धातु के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि सबसे एक उच्च शुद्धता वाली धातु हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। खास करके जो जिनसे हम अर्धचालक बनाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस प्रकार के जो बहुत हाई प्योरिफिकेशन वाली धातु होती है, शुद्धता वाली धातु है, इस विधि से हम ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। थैंक यू।